दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजन सनोडिया और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से दोस्तों सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक दवा है। यहां पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक दवा है। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, जिन्हें दोस्तों मैंने यहां पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में या फैक्ट के रूप में आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ना और बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, तो एंटीबायोटिक दवा है दोस्तों, एंटीबायोटिक दवा क्या होती है दोस्तों, जो हमारे शरीर में सारे जीवाणुओं को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या उपरोक्त सभी मतलब दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और एक और आपने सुना होगा दोस्तों बचपन से पेनिसिलिन। ठीक है, ये सब जो है दोस्तों क्या है, ये सब एंटीबायोटिक हैं, प्रतिजैविक हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे प्रतिजैविक कहते हैं। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये सब आपको पता होगा। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, तो यहां पर एक आध एंटीबायोटिक का नाम दे देगा, यह एंटीबायोटिक है। किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये चारों एंटीबायोटिक के नाम याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऐसी औषधि जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। देखिए, हमको बुखार आता है तो डॉक्टर क्या करता है, हमको एंटीबायोटिक गोलियां देता है ना। तो ठीक है, वही एंटीबायोटिक होता है ना। तो चार नाम है दोस्तों, स्पेशली याद रखना, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों 1929 में किया था। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है, उसको कहते हैं दोस्तों लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस जो है दोस्तों दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आप बताइए दोस्तों कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट जो होता है दोस्तों याद रखना, ईस्ट जो होता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो ईस्ट श्वसन के दौरान दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसमें क्या होता है, फलों के रस से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। कुल मिला के दोस्तों देसी दारू जो बनती है महुआ वाली, वो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ईस्ट रहते हैं वो शर्करा को क्या कर देते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं और अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए किण्वन क्या होता है दोस्तों, किण्वन में दोस्तों क्या होता है, ईस्ट जो होता है शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो संचरणीय रोग होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाते हैं, उनका मुख्य कारक क्या होता है दोस्तों, कारण नहीं कारक, कारक होते हैं। ठीक है, कारक जो होते हैं दोस्तों याद रखना, जो घरेलू मक्खी होती है वो होती है। ठीक है, टाइफाइड रोग जो होता है दोस्तों, इसका संचरण किससे होता है, तो जल के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। मलेरिया रोग का भाग कौन होता है दोस्तों, तो मादा एनीफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया रोग का मादा एनीफिलीज मच्छर और डेंगू के वायरस का मादा एडिस मच्छर है। याद रखना, मलेरिया का मादा एनीफिलीज और डेंगू का मादा एडिस मच्छर है। वायुमंडल में दोस्तों कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो 78 दोस्तों नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। जो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है दोस्तों, उसी के कारण क्या होता है, ब्रेड और इडली फूलते हैं। किसके कारण फूलते हैं, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण दोस्तों जो ब्रेड और इडली होते हैं वो फूलते हैं। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग दोस्तों सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहा जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों आपका अचार। देखना, अचार में ज़्यादा से ज़्यादा नमक डाला जाता है और क्या डाला जाता है, तेल भी डाला जाता है। ठीक है, कुछ लोग सरसों का तेल डालते हैं, है ना, तो वो क्या है, परिरक्षक है। ठीक है,
दूध को दोस्तों 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर मात्र 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक ठंडा करके दोस्तों उसको क्या कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, उसमें जो सूक्ष्म जीव रहते हैं ना, उनकी वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को दोस्तों पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, कुछ भी पूछा जा सकता है कि पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, कितने सेकंड के लिए किया जाता है, ठीक है, करने से क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। ठीक, सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जो हैजा रोग होता है दोस्तों, उसका संचरण किससे होता है, जल से भी हो सकता है या भोजन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, और जो जैविक नाइट्रोजन होता है दोस्तों, याद रखना, उसका स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम दोस्तों, अभी तक आपको मैंने राइजोबियम पढ़ा होगा। ठीक है, अभी तक अपन राइजोबियम पढ़ रहे थे, लेकिन एक और चीज होती है दोस्तों, नील हरित शैवाल। ये भी क्या करती है दोस्तों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं दोस्तों, इनको 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। यहाँ से विषाणु बाहर रहता है। ठीक है, विषाणु को एक अदर कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग पूछता है दोस्तों कि कौन सा रोग विषाणु से होता है या नहीं होता है। तो जुकाम जो होता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा जो होता है दोस्तों, एड्स जो होता है और खांसी जो होता है, याद रखना, सब विषाणु मतलब वायरस से होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फास्फोरस को खुली वायु में रखने पर आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे रखा जाता है। तो फास्फोरस को रखा जाता है दोस्तों, काहे में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, H2O में रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्यों रखा जाता है भाई, क्योंकि दोस्तों खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम दोस्तों याद रखना, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं और आग पकड़ लेते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। काहे में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। धातु याद रखना दोस्तों, अम्ल मतलब एसिड से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है दोस्तों याद रखना, जब भी बनती है तो एक पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। कमरे के ताप पर द्रव धातु है पारा, कमरे के ताप पर द्रव अधातु कौन सी होती है, ब्रोमीन। जब कॉपर में जंग लगता है दोस्तों तो उसका रंग हरा हो जाता है। आपके घर में दोस्तों यदि कॉपर का लोटा होगा तो देखिए उसमें हरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो वो क्या होता है दोस्तों, जंग लगता है हरे रंग का। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया था ये चीज आपको, जब मैं धातु और अधातु डिटेल में पढ़ा रहा था। ठीक है, और वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। चलिए, लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, तो याद रखना दोस्तों, लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। याद रखना दोस्तों, लड़कों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, लड़कियों में लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को, किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और याद रखना दोस्तों, एक गाइटर रोग होता है। ठीक है, गाइटर या घेंगा किस ग्रंथि का रोग है, तो याद रखना थायराइड ग्रंथि का रोग है। और किस पदार्थ की कमी से दोस्तों गाइटर रोग या घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, मधुमेह क्यों होता है दोस्तों, मतलब डायबिटीज क्यों होती है, शक्कर की बीमारी क्यों होती है दोस्तों, तो याद रखना इंसुलिन की कमी से होती है। ठीक है, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन दोस्तों, उसकी कमी से क्या होता है, हमको मधुमेह रोग हो जाता है। और याद रखना दोस्तों, इंसुलिन जो होता है, आप कमेंट करके बताओ कि इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में नमक की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो एड्रीनलिन ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, एड्रीनलिन ग्रंथि करती है दोस्तों। और कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, तो वही मास्टर ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। एक एक फैक्ट एक एक क्वेश्चन के बराबर है। अब दोस्तों मैं यहाँ डिटेल में तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। ठीक है, यदि मैं डिटेल बताऊंगा तो बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनेंगे, है ना। चलिए, असुमेलित को पहचानिए। परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने किया था, बिल्कुल किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे, बिल्कुल किए थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टेन ने, बिल्कुल किए हैं। न्यूट्रॉन की खोज एंडरसन ने नहीं किए भैया, न्यूट्रॉन की खोज किए हैं चैडविक ने। किसने किए हैं, न्यूट्रॉन की खोज किए हैं चैडविक ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब देखिए, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, और जो एंडरसन है दोस्तों, इसने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। किसकी खोज किया था, पॉजिट्रॉन की खोज किया था। याद रखना दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना दोस्तों, इनको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश होता है।
न्यूट्रॉन पे दोस्तों कोई चार्ज नहीं होता, मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। और नाभिक जो होता है दोस्तों याद रखना, उसमें धनावेश होता है। और इसका मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। एक स्वर्ण पत्र वाला मॉडल आपने को बताया था दोस्तों, जिसमें किया हुआ था रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों को किया था, उसमें टकराया था। ठीक है, तो उसके आधार पर दोस्तों उन्होंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें 3 प्रकार की किरणें होती हैं। उसमें गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो गामा किरणों की। कौन सी किरणों की? गामा ऐसा कुछ बनाते हैं वाई टाइप का, है ना, ऐसा, है ना। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों गुणसूत्र कहा जाता है। अंग्रेजी में कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहा जाता है केंद्रक में धागे जैसी संरचना को। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। 50 बार पढ़ा चुका हूं। कोशिका को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। वह जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिका कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों अमीबा और पैरामीशियम। कोशिका के साइटोप्लाज्म में दोस्तों कोशिकांग पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका के कौन से भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। अब दोस्तों यहां तक हमने पढ़ लिए 5 MCQ। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? सुपर फैक्ट। सुपर फैक्ट पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक द्रव जो विद्युत का चालन करता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाता है या विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, अपमार्जक जो होते हैं दोस्तों, मतलब साबुन सोडा जो होते हैं, जल का क्या करते हैं? पृष्ठ तनाव कम करते हैं। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, मतलब दोस्तों फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। एक ऊंट एक घोड़े की तुलना में दोस्तों रेगिस्तान में आसानी से दौड़ सकता है, क्योंकि इसके पैर चौड़े होते हैं, गद्दीदार होते हैं भैया, इसलिए क्या होता है? ऊंट आसानी से रेता में दौड़ सकता है। संदूषित जल रोग है, तो याद रखना गैस्ट्रोएंटराइटिस। क्या? गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है दोस्तों याद रखना, ये संदूषित जल रोग है। ठीक है, पादप की स्वस्थ वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? दोमट मिट्टी होती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पाचक नलिका में पाचन होता है, तो पाचक नलिका में दोस्तों पाचन अपूर्ण होता है, मतलब पूरा पाचन नहीं होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है दोस्तों? तो याद रखना, जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों आपको कपूर वाले उदाहरण। ठीक है, कपूर वाला जो उदाहरण है, नौसादर वाला जो उदाहरण दोस्तों, ये क्या होता है? डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। घर्षण वाले याद रखना दोस्तों, दो सतहों के मध्य खुरदरापन। क्या? खुरदरापन दोस्तों उसके कारण उत्पन्न होता है। अच्छा, सघन माध्यम पूछे दोस्तों तो याद रखना, वायु की जो सघनता सबसे कम, फिर जल की, और सबसे ज्यादा दोस्तों याद रखना कांच की सघनता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा कौन से स्थान पे होती है? तो जहां बड़े बड़े उद्योग हैं और वायुमंडल में दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषित है। छोटी माता और स्मॉल पॉक्स दोस्तों याद रखना विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, विश्राम की अवस्था में दोस्तों याद रखना, मतलब शांत अवस्था में जब एक व्यक्ति है तो उसकी औसत श्वसन दर दोस्तों याद रखना 12 से 20 होती है। कितनी होती है? उसकी औसत श्वसन दर दोस्तों 12 से 20 होती है। ठीक है, अब मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 12 से 20 औसत श्वसन दर है तो विश्राम अवस्था में है। ठीक है, तो ये क्या होती है दोस्तों? श्वसन क्या होती है? आपको मैंने बताया था कि एक बार सांस को लेना और एक बार सांस को छोड़ना। ठीक, ये क्वेश्चन है भाई और इसका आंसर 12 से 20 ही लिखा है। ठीक है, व्यापम के उसमें तो मैंने 12 से 20 लिख दिया। 72 बार वो धड़कता है, वो चीज अलग होती है। ठीक है, पाचन के दौरान मुक्त गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 से कम, मतलब क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, सामान्य बातचीत का स्तर दोस्तों याद रखना 40 से लेकर 60 डेसिबल होता है। मैंने बताया था ना कि ध्वनि को किस में नापते हैं? ध्वनि को मापते हैं हम डेसिबल में। ठीक है, कसकुटा किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, कसकुटा मतलब क्या होता है याद रखना, कसकुटा उदाहरण दोस्तों परजीवी का। एग्जाम में दोस्तों कसकुटा लिख के ही आया था। ठीक है, और कसकुटा को हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ठीक, एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन एक दोस्तों दवाई है, गोली है, इसको हम क्या कहते हैं? एक तीव्र ज्वरनाशी है। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल में दोस्तों कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? तो CS मतलब सीजियम लिया जाता है। पादप जो उत्तक संवर्धन से परिवर्तित हो सकता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? आर्किड कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, है ना। एक द्रव में अधिक गहराई पर दोस्तों जाने पर क्या होता है? दाब अधिक होता है। क्या होता है? एक द्रव है दोस्तों, अधिक गहराई पर क्या करता है? दाब अधिक लगाता है। ठीक है, साइनोकोबालामिन दोस्तों याद रखना विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। पत्तियों में हरा वर्णक जो होता है दोस्तों, उसको पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित याद रखना क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं कहते, पर्णहरित कहते हैं पत्तियों में हरे वर्णक को। ये बात आपको याद रखना है ना। रेड डाटा बुक जो होता है दोस्तों याद रखना, इसमें क्या होता है? संकटग्रस्त पादप और जंतु की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, लाल किताब वाली पुस्तक। ठीक है, मानव उत्सर्जन युक्त जो अपशिष्ट जल होते हैं दोस्तों घर में, उसे क्या कहा जाता है? सीवेज कहा जाता है।
और एस्परजिलोसिस जो दोस्तों याद रखना एक बहुत खतरनाक रोग है ये एस्परजिलोसिस, ठीक है। तो कवक द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवक द्वारा। शरीर का ताप कम करती है, अब भी बताया था। एस्पिरिन तीव्र ज्वरनाशी है, ठीक है। एक बिल्डिंग की दीवारों से जो परिवर्तन होता है दोस्तों उसको याद रखना, उसको कहते हैं विसरित परिवर्तन, या कहते हैं विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। एक मच्छर दोस्तों अपने पंख, मच्छर जो होता है दोस्तों अपने पंख को कंपित करता है और उससे क्या करता है? ध्वनि उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मच्छर अपने कौन से अंग को कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है? तो पंख को, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र याद रखना दोस्तों न्यूट्रॉन द्वारा विक्षेपित नहीं होता, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन होता है उदासीन, ठीक। एक जंतु दोस्तों जो त्वचा और फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है, कौन सा है? मेंढक। मेंढक याद रखना दोस्तों त्वचा के साथ साथ फेफड़ों से भी श्वसन कर सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, मीथेन यानी कि CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये तीनों दोस्तों याद रखना ग्रीन हाउस गैसें हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना दोस्तों याद रखना दो बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है? 180 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था कि 32 से लेकर 212, 32 से लेकर 212, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, है ना। तो यदि आप दोस्तों याद रखना लंबे समय तक रोटी को चबाएंगे तो वह स्वाद में दोस्तों मीठा लगने लगता है, क्योंकि जो हमारा मुंह में एमाइलाइज पाया जाता है दोस्तों वो क्या कर देता है? स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, इसलिए क्या हो जाता है? वो मीठा लगने लगती है। उसका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। डेलापोन का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो याद रखना डेलापोन जो है दोस्तों एक खरपतवार नाशी है, खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। विशालकाय पांडा जो दोस्तों याद रखना ये बांस की पत्तियों पर निर्भर रहता है, बांस की पत्ती खाता है। मृदा में जो मूल की वृद्धि होती है दोस्तों, मतलब जड़ की वृद्धि होती है, वो किसके कारण होती है? गुरुत्व अनुवर्तन के कारण होती है। और रात्रि में तारों का टिमटिमाना, क्या रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना, और आपको क्या करना है? इन सारे फैक्टों को अच्छे से पढ़ना, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों आपका 15-16 मिनट का वीडियो। अगले प्रैक्टिस सेट 4 में दोस्तों मैं आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लेकर आऊँगा? क्वेश्चन लेकर आऊँगा और उनके बारे में हम ऐसा पढ़ते रहेंगे, ठीक। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मैंने आपको इतनी जनरल साइंस पढ़ा दिया हूँ कि अब आपको, अगर आपने मेरी वीडियो ईमानदारी से पढ़े होंगे पूरे जनरल साइंस के, मैं जनरल साइंस कब से पढ़ा रहा हूँ आपको पता है? जब MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था उसके पहले से मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो जाके देखना, ठीक। आपको जनरल साइंस मतलब मैं MP फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं आई थी उसके पहले से जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख लेना, ठीक। तो चलिए दोस्तों फिर भी हम लेकिन अंत तक मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करते रहना है। और मैंने अभी आपको 7वीं क्लास की NCERT की PDF दिया हूँ, अब 8वीं 9वीं 10वीं की भी दे दूंगा, आप उनको पढ़ते रहना भाई। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही होगा, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो भाई उतना पढ़ लो, उसमें आपका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।